आज हमारे पास बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें 100 साल पहले के लोग अगर देखते तो कहते कि ये तो जादू है। लेकिन हमारे सेलफोन्स और स्मार्टफोन्स जैसी तमाम चीजों के बावजूद बीते हुए जमाने की कई ऐसी चीजें हैं जो अपने बारे में खुलासा करने से ज्यादा हमें सवालों से घिरा हुआ छोड़ देती हैं। तो आइए देखते हैं पुराने जमाने की हैरान कर देने वाली कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजीज जिन्हें आज के समय में दोहरा पाना लगभग नामुमकिन है। वेव पायलटिंग टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ टच स्क्रीन्स, बटन्स और एलईडी नहीं होता। टेक्नोलॉजी शब्द के बहुत सारे मायने हो सकते हैं, जिसमें हर वो चीज शामिल है जो हमारी नॉलेज और एक्सपीरियंस को प्रैक्टिकल यूज में ला सके। बीते जमाने की टेक्नोलॉजी में चीजों को सड़ने से बचाने वाले केमिकल्स, पेड़ पौधों से बनी दवाइयाँ या लाठियों के बंडल जैसी मामूली चीजें भी शामिल हो सकती हैं। वेव पायलटिंग पुराने जमाने की ऐसी ही एक सिंपल और शानदार टेक्नोलॉजी थी, जिसके बारे में सिर्फ मार्शल आइलैंड के मूल निवासियों को ही पता था। सिर्फ कुछ कीड़ों और लाठियों के सहारे काम करने वाली ये टेक्नोलॉजी मार्शल आइलैंड्स के प्राचीन नाविकों को समुद्र में रास्ता तलाशने में मदद करती थी। 2000 साल पहले वेव पायलटिंग की मदद से वे अपनी मंजिल को आंखों से देखे बगैर भी उस तक पहुंचने का एकदम सटीक रास्ता खोज लेते थे। पर किसी कंपास या चांद सूरज की दिशा का सहारा लिए बगैर वे ऐसा आखिर करते कैसे थे? वेव पायलटिंग की टेक्नोलॉजी लकड़ी की डंडियों से बने एक चार्ट रेबलिब और नाविकों की समुद्र के बारे में जानकारी के दम पर संभव हो पाई थी। इस कला को सीखने के लिए मार्शलीज लोग आंखों पर पट्टियां बांधकर टापुओं के बीच तैरते थे और इस काम में वे लहरों और हवा की दिशा में होने वाले बदलाव का सहारा लेते थे। एक बार कोई पायलट समुद्र में होने वाले बदलावों के प्रति उचित संवेदनशीलता विकसित कर लेता तो वो रेबलिब की मदद से दूर स्थित टापुओं की लंबी यात्रा करने के लिए पूरी तरह सक्षम हो जाता था। रेबलिब में बांस की मुड़ी हुई डंडियों और कौड़ियां किसी नक्शे की तरह बंधी हुई होती थी। कौड़ियां टापुओं की पोजीशन दिखाती थी और बांस की डंडियां उस जगह के विंड पैटर्न और समुद्री धाराओं के बारे में बताती थी। ये मैप्स नाप के हिसाब से नहीं होते थे और ना ही इन्हें ऐसा बनाने का कोई इरादा था। इस लिहाज से रेबलिब की मदद से समुद्र में रास्ता खोजने का हुनर और भी रहस्यमय लगता है। वेव पायलटिंग पूरी तरह से इस्तेमाल करने वाले की समुद्र के प्रति संवेदनशीलता, दिमाग में बसे नक्शों और रेबलिब की जटिल भाषा पढ़ पाने की काबिलियत पर टिकी हुई थी। यानी अच्छे से प्रशिक्षित वेव पायलट्स के सिवाय कोई भी इन नक्शों को पढ़ नहीं सकता था। प्राचीन काल के लोगों का ये हुनर आधुनिक विज्ञान के लिए आज भी एक रहस्य है, पर शुक्र है कुछ बचे खुचे मार्शलीज बुजुर्गों की मदद से इन तकनीक को समझने की कोशिश शुरू की जा चुकी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पार्टिकल फिजिसिस्ट जॉन हूड और दूसरे इंटरेस्टेड साइंटिस्ट विज्ञान की मदद से वेव पायलटिंग की सटीकता के राज को समझना चाहते हैं। मार्शल आइलैंड्स के लोगों के पास इससे जुड़ी जो भी थोड़ी बहुत जानकारी बची है उसे वे किसी राज की तरह छिपा कर रखते हैं। ऐसा राज जिसके बारे में पता लगाना मुश्किल होता जा रहा है। 1950 में अमेरिका ने मार्शल आइलैंड्स के आसपास कई परमाणु परीक्षण किए, जिसके चलते टापू के बहुत से निवासियों को विस्थापित होना पड़ा। फिर समुद्र के बढ़ते स्तर के चलते और लोगों ने भी अपना घर छोड़ दिया और हालात दिन ब दिन बदतर होते चले गए। इन्हीं सब दिक्कतों के चलते बाहर वालों के लिए वेव पायलटिंग की कला को समझ पाने की उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। मार्शल आइलैंड्स की जनसंख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है और अब सिर्फ कुछ ही ऐसे बुजुर्ग बचे हैं जिन्हें वेव पायलटिंग की जानकारी है। अफसोस कि इस जबरदस्त हुनर को आने वाली नस्लों के लिए बचाकर रखना मुश्किल होता जा रहा है। अनोखा चमत्कारी इलाज। सिल्फियम एक बड़ा ही अनोखा पौधा है जिसे प्राचीन काल के यूरोपियंस कई तरह के इस्तेमाल में लाते थे और आज भी यह वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। प्राचीन यूनान और रोम के लोगों द्वारा हरी पत्तियों और पीले फूल वाले पौधे के रूप में वर्णित किया जाने वाला सिल्फियम दिखने में तो कुछ खास नहीं है, पर इसके लुप्त हो जाने के कारण इसके बेहतरीन फायदों की नकल नहीं बन पा रही है। प्राचीन रोम और यूनान के लोगों में बेहद प्रचलित इस पौधे को खाने के बर्तन, दवाइयाँ, परफ्यूम और बहुत सी दूसरी चीजें बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन काल के महान वैद्य हिप्पोक्रेटिस की माने तो सिल्फियम सूजन की शिकायत में बहुत आराम पहुंचाता है। माना जाता है कि आज के जाइंट फेनल पौधों का ये रिश्तेदार दुनिया के सबसे पहले गर्भ निरोधक और गर्भपात औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ऐयाश यूरोपियंस बाजार जाकर जितनी मर्जी हो सिल्फियम खरीद लेते और फिर छक्कर पार्टी शार्टी करते। पुराने जमाने की बहुत सी किताबों में इस पौधे को प्यार मोहब्बत से जोड़कर दिखाया गया है, जिसमें शेरो शायरी और सिल्फियम की बीज के चित्र वाली चांदी के सिक्के तक शामिल हैं। कयास लगाया जाता है कि आज के बहुप्रचलित हार्ट सिंबल के पीछे की प्रेरणा सिल्फियम की बीज है। इस पौधे का इस्तेमाल इतना ज्यादा किया जाने लगा कि ये एकदम से गायब ही हो गया। पर इस बात को लेकर काफी मतभेद है कि ये आखिर लुप्त कैसे हुआ। कुछ
कहते हैं कि इसके पीछे की वजह है जरूरत से ज्यादा कटाई, वहीं कुछ का कहना है कि इस पौधे की खेती ना किए जाने की वजह से इसे एक न एक दिन तो खत्म हो ही जाना था। आज हमारे पास सिर्फ सिल्फियम के चित्र और उससे जुड़े लेख ही मौजूद हैं। ढेर सारी गर्भ निरोधक दवाइयां तो उपलब्ध हैं, पर उनमें से पूरी तरह से हर्बल दवा कोई नहीं है। सिल्फियम जैसे नेचुरल गर्भ निरोधक जनसंख्या रोकने में तो मदद करते ही है, साथ ही साथ इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। ये औरतों के शरीर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और आज महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित हो सकता था। हो सकता है भविष्य में हमें एक क्लोन बनाने के लिए सिल्फियम का कोई सैंपल मिल जाए, पर फिलहाल तो हमें इसकी ड्राइंग से ही काम चलाना पड़ेगा। शरीर बना पत्थर। 1836 में मरने से 5 साल पहले इटली के जेरेलेमो सेगाटो ने इंसान और जानवरों के मुर्दा शरीर को पत्थर में बदलने का तरीका खोज निकाला था। पेट्रिफिकेशन या खनिजीकरण की प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे खनिज में बदल जाते हैं, जिसके चलते लाश फॉसिल या जीवाश्म में बदल जाती है। पेट्रिफिकेशन की कुदरती प्रक्रिया में दसियों लाख साल लग जाते हैं, लेकिन सेगाटो के कृत्रिम तरीके से ये काम बहुत ही कम समय में पूरा हो जाता है। सेगाटो का ये सीक्रेट मेथड उनकी मौत के साथ ही दफन हो गया, क्योंकि लोगों द्वारा बुरा भला कहा जाने की वजह से उन्होंने अपने सारे नोट्स जला दिए थे। पर हमें इतना जरूर पता है कि पेट्रिफिकेशन की इस प्रक्रिया में शरीर से जितना हो सके उतना पानी निकाल दिया जाता था। पानी की कमी से शरीर का खनिजीकरण होने लगता और उसे लंबे समय तक बचा के रखा जा सकता था। सेगाटो मिनरल्स का एक सीक्रेट घोल यूज करते थे, जो शरीर के छिद्रों और नसों में समाकर शरीर को पत्थर में तब्दील कर देता था। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शरीर के रंग, रूप और बनावट में जरा भी फर्क नहीं आता था। पर ये सब हमें कैसे पता? जवाब आपका मन खराब कर सकता है। सेगाटो ने अपने मेथड को एक आदमी के सिर, एक बच्ची की छाती और शरीर के ऐसे ही बहुत सारे हिस्सों पर आजमा चुके हैं। प्रक्रिया में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने टस्कनी के ग्रैंड ड्यूक फर्डिनेंड तृतीय को एक बेहद खूबसूरत मेज बनाकर तोहफे में दी थी। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब ड्यूक साहब को पता चला कि वो मेज किस चीज की बनी हुई थी, तो वे बहुत नाराज हुए थे। सेगाटो की चर्चाएं फैलने लगी और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि अपने मिस्र दौरे पर उन्होंने जरूर कोई जादू सीख लिया था। जादू वाली बहस तो अब भी जारी है, पर अपनी मिस्र यात्रा के दौरान उन्होंने मम्मी बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन जरूर किया था। वैसे तो मम्मीज और सेगाटो की जीवाश्मकृत लाशों में बहुत ज्यादा अंतर है, पर मुमकिन है भविष्य में मिस्र में होने वाले रिसर्च से हमें सेगाटो के मेथड के बारे में जरूर कुछ पता चलेगा। पर सवाल ये है, लाशों को पत्थर बनाने की कला भला कौन सीखना चाहेगा भाई? जाहिर है उस समय के लोग सेगाटो से खुश नहीं थे, जिसके चलते उन्हें अपने इस वैज्ञानिक योगदान के लिए ज्यादा सम्मान नहीं मिल पाया। क्या उनकी इस तकनीक के गुम हो जाने में भलाई थी? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। प्राचीन काल की नैनो टेक्नोलॉजी। लाइकरगस कप 4वीं सदी की रोमन कला का एक बेहतरीन नमूना है, जो अपने रंग बदलने के अनोखे गुण के चलते दुनिया भर में मशहूर है। सामने से रोशनी डालने पर कप हरा नजर आता है और पीछे से रोशनी डाली जाए तो लाल नजर आता है। इस खूबी के चलते इस कटोरे को जमाने के तकनीकी अजूबों में गिना जाता था। वैज्ञानिकों को लंबे समय से उलझा कर रखने वाले लाइकरगस कप को आज प्राचीन रोम की बेहतरीन नैनो टेक्नोलॉजी का एक नमूना माना जाता है। भले ही आपको यकीन न आ रहा हो, पर ये एकदम सच है। ये कप कांच में मौजूद 50 नैनोमीटर साइज के सिल्वर और गोल्ड पार्टिकल्स की वजह से रंग बदलता है। ये कण कितने छोटे होते हैं, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि इंसान के एक बाल की चौड़ाई 1 लाख नैनोमीटर होती है। पक्के तौर पर कोई नहीं जानता कि इन कणों को किसी तरह पीसने के बाद कांच में मिलाया गया था या ये औजारों के सहारे गलती से कांच में पहुंच गए। ये मामला पूरी तरह से कुछ और ही है। इस राज से पर्दा उठना भी बाकी है। ये चाहे गलती से हुआ या जानबूझकर, पर कप की इस मंत्र मुक्त कर देने वाली अदा के पीछे का विज्ञान बड़ा ही जटिल है। कप में मौजूद कणों से जब रोशनी टकराती है तो उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है। लाइट के कप से टकराने का एंगल चेंज होने के साथ ही एब्जॉर्ब होने वाली और रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट का रेशियो भी बदल जाता है, जिसके चलते पार होने वाली लाइट की वेवलेंथ भी बदल जाती है। इसीलिए देखने का एंगल बदलने से कप का रंग भी बदल जाता है। आज नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भले ही हमने अच्छी खासी तरक्की कर ली हो, पर इस तरह का अनोखा कप बना पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने ऐसा कप बना भी लिया तो वो जरा भी आसान नहीं होगा, और ना ही वो कप उस ओरिजिनल रोमन लाइकरगस कप को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि वो तो महज उसकी नकल होगा। कोई बात नहीं, मैं तो उस डुप्लीकेट कप में पीकर ही खुद को बादशाह समझूंगा भाई, और तब तक पीऊंगा जब तक कोई मुझे लात मार के म्यूजियम के बाहर न निकाल दे। दैवीय संगीत। इटालियन आर्टिस्ट एंटोनियो स्ट्रादिवारी द्वारा 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बनाए गए वायलिन संगीतकारों को आज भी आकर्षित करते हैं। इन वायलिन्स की धुन इतनी सुरीली और कारीगरी इतनी बेशकीमती मानी जाती है कि नीलामी में इनकी कीमत दसियों लाख डॉलर तक जा सकती है। जैसे अभी हाल ही में एंटोनियो का एक वायलिन 1 करोड़ 60 लाख डॉलर में नीलाम हुआ। कई संगीतकार दावा करते हैं कि एंटोनियो के वायलिन आज के वायलिन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है, और कोई भी वायलिन उनके इंस्ट्रूमेंट से निकली हुई धुन की नकल नहीं उतार सकता। लोग सदियों से कयास लगाते आए हैं कि उनके वायलिन इतने बेहतरीन आखिर
होते क्यों हैं? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की माने तो स्त्रादिवारी की बेहतरीन धुन का राज छिपा है 17वीं शताब्दी के क्लाइमेट में। स्त्रादिवारी के समय में तापमान आज के मुकाबले कम हुआ करता था, जिसकी वजह से पेड़ों की लकड़ी भी ज्यादा मोटी हुआ करती थी। उनके समर्थकों का दावा है कि उस समय के कम तापमान के चलते इन वायलिन से निकलने वाली धुन इतनी सुरीली होती है और जब तक ठीक उसी तरह का मौसम न मिल जाए इन वायलिन्स की नकल बना पाना असंभव होगा। पर बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि स्त्रादिवारी अपने वायलिन्स की लकड़ी पे कोई सीक्रेट केमिकल या वार्निश लगाते थे, जिसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में सिर्फ उन्हें ही पता था। वहीं एक पक्ष ये भी दावा करता है कि स्त्रादिवारी के वायलिन्स का शेप थोड़ा अलग होता है, जिसकी वजह से उनसे निकलने वाली धुन भी बाकियों से अलग होती है। उनका राज इंस्ट्रूमेंट के बदले हुए शेप और फ्रंट और बैक प्लेट्स के स्ट्रक्चर में ही छिपा हुआ मालूम पड़ता है। पर एकदम सटीक नाप वाली नकल बनाने के बाद भी इन वायलिन्स जैसी धुन नहीं मिली। पता नहीं इसे सुनने वाले एक्सपर्ट्स को यूं ही फर्क सुनाई देता है या इसके पीछे कोई सचमुच सीक्रेट है, सीक्रेट केमिकल या जियोमेट्रिक डिजाइन है। पर इतना तो साफ है कि स्त्रादिवारी के वायलिन्स की हूबहू नकल बनाना हमारे लिए फिलहाल संभव नहीं है। चूर न होने वाला कांच। पुराने जमाने की इस रहस्यमय टेक्नोलॉजी के बारे में हमें इसिडोर ऑफ सेविल, प्लाइनी द एल्डर, कैसियस डियो और पेट्रोनियम जैसे विद्वानों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों को पढ़ने से पता चलता है। इसिडोर बताते हैं कि बादशाह टाइबेरियस के शासनकाल में एक गुमनाम आर्टिस्ट ने एक बड़े ही अनोखे कांच का आविष्कार किया था। एक ऐसा कांच जो बेहद लचीला था और गिरने पे चूर चूर भी नहीं होता था। कलाकार ने उस कांच से पेट्रोनियस के लिए एक कटोरा बनवाया और बादशाह के सामने ही कटोरे को जमीन पर दे मारा। जमीन से टकराने पर कटोरा चूर चूर तो नहीं हुआ, पर उसमें थोड़ा सा डेंट जरूर आ गया। पर कलाकार ने एक हथौड़ी निकाली और उस डेंट को भी पीट पीट कर बराबर कर दिया। ये देखते ही पेट्रोनियस ने उस कलाकार का सिर कलम करवा दिया, क्योंकि उसे डर था कि कलाकार के उस अनोखे कांच के आगे अमीरों के सोना चांदी की कीमत फीकी पड़ने लगेगी। इतिहासकारों की माने तो पेट्रोनियस ने इस कांच के नामो निशान को पूरी तरह से गायब करवा दिया। आज लचीला कांच कई तरह की टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड खासी बढ़ गई है। कॉर्निंग जैसी कंपनीज ने विलो ग्लास कही जाने वाली लचीले कांच की परतें बनाकर इस दिशा में कुछ हद तक कामयाबी पाली है। फिर भी हम उस रोमन कांच की नकल अब भी पूरी तरह से नहीं बना पाए हैं। हम अब तक ऐसा कांच नहीं बना पाए हैं जिसे हथौड़ी से पीट कर सीधा किया जा सके या जो इतना मोटा हो कि उससे कटोरा बनाया जा सके। अगर ये किस्से सच हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी पुराने जमाने के उस गुमनाम कलाकार का मुकाबला कर पाने में नाकाम साबित हुई है। हो सकता है कि उस कलाकार ने गलती से किसी प्रकार की प्लास्टिक की खोज कर दी हो जो सच भी हो। हम पक्के तौर पर तो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि रोमन कांच की बाकी की कलाकृतियों को पटकने पर पूरी तरह से वो चकनाचूर हो जाती हैं। सदा के लिए चलने वाली बैटरी खत्म होने पर भला किसको गुस्सा नहीं आता, पर इसके स्थायी उपाय के बारे में जानकर आप एकदम दंग रह जाएंगे। ऑक्सफोर्ड इलेक्ट्रिक बेल कही जाने वाली एक घंटी 1840 से लगातार बज रही है और दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली बैटरी के तौर पर इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। एलेजांद्रो वोल्टा द्वारा पहली बार बैटरी बनाए जाने के महज 40 साल बाद ऑन की गई इस घंटी की बैटरी पिछले 179 साल से चलती ही जा रही है। बैटरी के पीछे का साइंस बड़ा ही सिंपल है। विपरीत इलेक्ट्रिक चार्ज वाली एक मुड़ी हुई रॉड मेटल की एक बॉल को 2 घंटियों के बीच आगे पीछे पुश करती है। वैज्ञानिकों को इस बेल में दिलचस्पी तो बहुत है, पर अफसोस कि वे इसे खोलकर अंदर से पड़ताल नहीं कर सकते। खोलने से घंटी रुक जाती है और वैज्ञानिक इसे छेड़ने से पहले देखना चाहते हैं कि ये आखिर कब तक चलती है। पर वे इतना जरूर जानते हैं कि इसमें एक ड्राई पाइल बैटरी लगी हुई है। इस तरह की बैटरी में चांदी, सल्फर और जिंक जैसे पदार्थों की परत को एक दूसरे के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे बैटरी करंट पैदा करती है। लेकिन ये किसी को पता नहीं कि इस घंटी को बनाने वाली कंपनी वॉटकिन एंड हिल ने उसकी ड्राई पाइल बैटरी में कौन कौन से मेटल्स का कॉम्बिनेशन यूज किया था। बस इतना ही पता है कि बाहरी परत में सल्फर का पाउडर यूज किया गया था। आज के विज्ञान ने भले ही लाख तरक्की कर ली हो, पर आज की बैटरीज 100 साल से भी ज्यादा पहले बनाई गई इस बैटरी का मुकाबला नहीं कर सकती। ये घंटी 1000 करोड़ से भी ज्यादा बार बज चुकी है। इतनी ज्यादा बार तो मैं सुबह का अलार्म भी बंद नहीं करता भाई। तो अगर आपके बस में होता तो आप बीते हुए जमाने की कौन सी टेक्नोलॉजी को आज की दुनिया में लाना पसंद करते? क्या आप और भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं? जरा कमेंट्स में हमें बताइए। देखने के लिए शुक्रिया।